आत्मरक्षक शेर और गांव वाले। सीतापुर गांव के पास एक जंगल था जहां एक शेर रहता था। उस शेर के बारे में गांव के अधिकतर लोगों को पता नहीं था, जिसके चलते गांव के कुछ लोग बिना सोचे समझे लकड़ी लेने या फिर दवाई बनाने के लिए जड़ी बूटियों की खोज में जाया करते थे। एक दिन कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, जो एक दूसरे से कहते हैं, मैंने उस शेर को खुद अपनी आंखों से देखा है। बहुत बड़ा है वो और उसकी आंखें बहुत खतरनाक है। बिल्कुल दहाड़ने वाला शेर है। और जब मैंने उसे देखा था तो उसकी आवाज पूरे जंगल में तबाही मचा दे, ऐसी आवाज थी उसकी। हाँ किशन भाई, आप सही बोल रहे हैं। मैंने भी गांव के लोगों से बहुत सुना है उस शेर के बारे में। क्या पता मेरे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसी डर के मारे मैंने तो जंगल ही जाना छोड़ दिया है। पहले जाता था लकड़ियां लेने, लेकिन अब नहीं जाता। लेकिन भाई गांव के ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि शेर हो ही नहीं सकता हमारे पास के जंगल में। अब जिन्होंने देखा है वो बेचारे तो जंगल जाते ही नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वो शेर उन्हें खा ना ले। और जिसने शेर नहीं देखा वो देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। किशन की बात वहाँ के सब लोग सुनते हैं, जो आपस में बात कर रहे होते हैं। और वहीं दूर खड़ा प्रवीण भी उनकी शेर वाली बात सुनता है, जिसके चलते वो खुद से कहता है, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हमारे गांव के पास वाले जंगल में शेर रहता है और मुझे आज तक के पता भी नहीं। लगता है मुझे देखना ही पड़ेगा कि शेर सच में है या नहीं। गांव वाले कहीं आपस में बातें तो नहीं बनाते दिल बहलाने के लिए एक दूसरे का। जब तक कि मैं अपनी आंखों से देख ना लूं, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। प्रवीण उस शेर की खोज में निकलता है, लेकिन उसे रास्ते में कुछ लोग मिल जाते हैं और वो उसे जंगल जाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जंगल में शेर रहता है। इसलिए वो प्रवीण को जंगल जाने के लिए मना करते हैं। उनकी बातें सुनकर प्रवीण को विश्वास नहीं होता और वो उनकी बातों को नजरअंदाज करके जंगल में चला जाता है और हर जगह उस शेर को तलाश करते हुए कहता है, मुझे लग रहा है कि गांव के सभी लोग झूठ बोलते हैं। अगर सच में इस जंगल में शेर होता तो अभी तक नजर आ जाता। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे एक गुफा नजर आती है, जिसमें वो शेर रहता है। वो उस गुफा के अंदर पास में पड़े पत्थरों को एक एक करके फेंक कर देखता है, जो अंदर बैठे शेर को लग जाती है और वो गुस्सा हो जाता है। प्रवीण अंदर जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाता है तो अचानक से उसके सामने शेर आ जाता है और वो खुद की आत्मरक्षा के लिए प्रवीण पर हमला कर देता है, जिसके चलते प्रवीण के शरीर पर शेर के नाखून लग जाते हैं और वहाँ से खून बहने लगता है। शेर को देखकर प्रवीण घबराकर चिल्लाता हुआ भागने की कोशिश करता है और मदद मांगते हुए कहता है, बचाओ बचाओ मुझे, वरना ये शेर मुझे खा जाएगा। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ इस शेर से। कोई है मेरे आसपास, जल्दी से आ जाओ प्लीज। अरे कोई है। इतने में प्रवीण के घर वाले और गांव के कुछ लोग उसकी आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं, क्योंकि वो प्रवीण को बहुत समय से गायब होने की वजह से ढूंढ ही रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मशाले और लोगों की भीड़ देखकर शेर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद गांव वाले शेर को मारने की तरकीब सोचते हुए गांव के मुखिया से कहते हैं, मुखिया जी आज तो हद हो गई है। इस शेर ने तो आज हमारी जान लेने की कोशिश की है, जबकि हम इससे इतनी दूरी का फासला बनाते हैं, फिर भी ये शेर हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। प्रवीण की मां नंदिनी गुस्से में आकर कहती है, मुखिया जी आप बिल्कुल भी मत सोचिए और वो शेर को जल्दी से जल्दी मार डालिए, क्योंकि उस शेर की वजह से हमारा गांव खतरे में है और आज तो उसने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की है। अगर हम समय पर नहीं पहुंचते तो वो अब तक मेरे बेटे को खा चुका होता। हाँ नंदिनी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। आज कुछ नहीं किया तो कल ना जाने हमारे गांव के किस व्यक्ति पर हमला हो जाए। हमें वक्त के रहते उस शेर का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर प्रवीण मन ही मन सोचते हुए खुद से बोला, अब इन लोगों को कौन समझाएगा कि मैं खुद ही शेर को खोजने के लिए निकला था और सारी गलती मेरी ही थी, क्योंकि मैंने उस शेर को उकसाया था ताकि मैं उसे देख पाऊं और उसकी थोड़ी बहुत तस्वीरें ले सकूं। लेकिन मुझे भी पता नहीं था कि वो शेर इतनी बुरी तरीके से मुझ पर हमला कर देगा।
प्रवीण मन ही मन सोच ही रहा था कि तभी गांव के मुखिया सबके सामने एक फैसला करते हुए कहते हैं, ठीक है, आप सबकी यही मर्जी है तो हम उसे मारने का बंदोबस्त करते हैं, जिसके बाद गांव वालों को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुखिया की बात सुनकर उसकी पत्नी रुक्मणी सबसे कहती है, नहीं मुखिया जी, आप ऐसे बेजुबान जानवर की जान नहीं ले सकते हो। हमारी तरह उनकी भी अपनी जिंदगी होती है जिसमें वो हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन हमारी वजह से उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें खुद की आत्मरक्षा करने के लिए दूसरों पर हमला करना ही पड़ता है, क्योंकि जानवरों से ज्यादा इंसान मतलबी होते हैं। अगर कोई बेजुबान जानवर दिखता है तो उसको छेड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसके चलते कोई भी जानवर आत्मरक्षा के लिए इंसानों पर हमला करता है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है मेरा बेटा खुद अपनी मर्जी से शेर का शिकार करने के लिए गया था। आप मुखिया जी की पत्नी हो तो आप कुछ भी बोलोगे। अगर मेरे बेटे की जगह आपका बेटा होता तो आपको पता चलता। नंदिनी, तुम गलत समझ रही हो। तुम खुद ही तुम्हारे बेटे से पूछ लो ना, वो वहाँ जंगल में किस काम के लिए गया था। मैं तुम्हारे बेटे पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन तुम भी उसे एक बार तो पूछ लो, क्या पता वो शेर को ही देखने के लिए गया हो। दोनों की लड़ाई देखकर गांव के मुखिया उन दोनों को शांत कराते हैं, जिसके बाद वो सभी से कहते हैं, कौन कहाँ गया और क्यों गया मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि मैं इतना जानता हूँ कि मेरा गांव अभी इस वक्त खतरे में है और वो शेर कभी भी हमारे गांव में आकर हम पर हमला कर सकता है। इससे पहले ही हम उसे काबू में कर लें और वक्त के रहते उसे मार डालें। यही मेरा आखिरी फैसला है। मुखिया का फैसला सुनाने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं, जिसके चलते कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन गांव के सभी लोग तरकीब के मुताबिक जंगल में जाते हैं और शेर की गुफा के बाहर चारों तरफ से जाल बिछाते हैं और उसके बाहर आने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद जब शेर शिकार के लिए बाहर आता है तो उसका पैर जाल में फंस जाता है और वो उस जाल में कैद हो जाता है, जिसके चलते लोग जंगल से शेर को गांव लेकर आते हैं, जिसे देखकर नंदिनी मन ही मन सोचते हुए खुद से कहती है, देख लो, बहुत तरफदारी कर रही थी ना इस शेर की, अब तुम्हारे सामने ही पकड़ लिया शेर को और कैद भी कर लिया, अब क्या करोगी। वहीं दूसरी तरफ प्रवीण मन ही मन अफसोस करते हुए खुद से बोला, सारी गलती मेरी है। अगर मैं उस शेर की खोज में नहीं निकलता तो आज वो बेचारा ऐसे कैद में नहीं होता और ना ही उसे भूख प्यास से तड़पना पड़ता। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। अगर मैंने गांव वालों से बोल दिया तो मुखिया जी मुझे ही सजा दे देंगे, जिसके डर से अब मैं किसी से कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। सारी गलती प्रवीण की होने के बावजूद भी वो किसी से कुछ नहीं कहता। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन के लिए उस शेर को कैद करके भूख से मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तभी वहाँ शहर से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम विनय होता है, जो उसी गांव का रहने वाला था और वो शेर को देखकर गांव के लोगों से पता करता है कि शेर को इस तरह कैद करके क्यों रखा है। जैसे ही उसे पूरी बात पता चलती है तो वो गांव वालों से कहता है, तुम सबने बहुत बड़ी गलती की है। हमें शेर को इस तरह कैद करके नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हम सब भी अपनी जान बचाने के लिए दूसरों पर हमला कर देते हैं। इसी प्रकार शेर भी अपनी आत्मरक्षा के लिए दूसरों पर हमला करता है। विनय की बात सुनकर गांव वालों को गुस्सा आता है, जिसके चलते गांव का एक व्यक्ति विनय से बोला, तुम शहर से 2 शब्द पढ़कर क्या आए हो? अपने आप को यहाँ का मुखिया समझ रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि गांव वालों को किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। अगर तुम्हें पता होता तो तुम भी उस शेर को मारने की तरकीब सोचते। उस व्यक्ति की बात सुनकर गांव के सभी व्यक्ति एक एक करके विनय से गुस्से में बोले, अब तुम हमें बताओगे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है? तुम्हें गांव में थोड़ी रहना पड़ता है जो तुम हमारी तरफदारी करोगे। तुम तो चले जाते हो शहर पढ़ने के लिए, लेकिन हमें तो बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती है। हमारे परिवार को कोई नुकसान ना हो उसकी भी चिंता हमें दिन रात सताती है, जिसके चलते हमने फैसला किया है कि उस शेर को जान से ही खत्म कर देंगे। दोनों व्यक्तियों की बात सुनकर विनय उन्हें समझाते हुए बोला, ठीक है, मैं आप सबकी बातें समझ रहा हूँ,
लेकिन आप मुझे सिर्फ 3 दिन का समय दीजिए ताकि मैं आप सबको एक उदाहरण दे सकूं और सभी को अच्छे से समझा सकूं कि हमारी तरह दुनिया में हर प्राणी, हर पशु पक्षी अपनी आत्मरक्षा के लिए दूसरों पर हमला करते हैं। विनय की बात सुनकर गांव का मुखिया उससे कहता है, ठीक है, हम तुम्हारी बातों से सहमत हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें सिर्फ 3 दिन दिए जाते हैं। अगर तुमने 3 दिन में साबित नहीं किया तो हम उस शेर को मार डालेंगे। मुखिया की बात सुनकर विनय सोच में पड़ जाता है और बहुत सोचने के बाद वो शहर से एक खिलौना मंगवाता है जो बिल्कुल असली बच्चे की तरह होता है, और वो उस खिलौने को शेर के पिंजरे में डाल देता है, जिसके चलते 3 दिन में से उसके 2 दिन निकल जाते हैं। उसके बाद गांव का एक व्यक्ति विनय से बोलता है, विनय, क्यों परेशान हो रहे हो इस शेर को बचाने के लिए? मेरी बात मानो तो तुम छोड़ दो शेर को बचाने की कोशिश करना, क्योंकि वैसे भी ये शेर मरने ही वाला है। सिर्फ कुछ दिन का मेहमान बचा है बेचारा शेर। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा है, और तुम पर भी, क्योंकि तुम इतनी मेहनत जो कर रहे हो उसे बचाने में। उस व्यक्ति की बात सुनकर विनय उसे हंसते हुए बोलता है, चाचा, आप इस शेर की चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या पता इसको मरवाने के चक्कर में कहीं आपका पत्ता ना साफ हो जाए। अभी भी वक्त है, बचा लीजिए खुद को इससे, वरना आपको पता है शेर हमला करने में कितने ताकतवर होते हैं। विनय की बात सुनकर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है, जिसके चलते वो दिन भी आ गया था जो उस शेर का आखिरी दिन होता है, और गांव के सभी लोग मुखिया के साथ इकट्ठा होकर उस शेर के पास आ जाते हैं। जिसके बाद विनय गांव के एक व्यक्ति से कहता है, मुखिया जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि गांव का कोई भी व्यक्ति आए और शेर के पिंजरे से खिलौना निकालकर उसे तोड़ने की कोशिश करे, जिसके चलते ये शेर उस खिलौने की रक्षा करने के लिए उस व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश करेगा जो उस खिलौने को तोड़ेगा। विनय की बात सुनकर मुखिया वही करते हैं जो विनय कहता है। उसके कहने पर मुखिया जी उस खिलौने को एक व्यक्ति से तुड़वाने के लिए कहते हैं, जिसके चलते वो शेर उस व्यक्ति पर हमला करता है। उस शेर को तड़पता देखकर मुखिया जी समझ चुके थे कि वो सिर्फ उस खिलौने को बचाना चाहता है, जिसे वो शेर एक इंसान समझ रहा था, क्योंकि उस खिलौने से शेर को लगाव हो चुका था, जिसकी आत्मरक्षा करने के लिए वो खुद की जान की परवाह भी नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ शेर को मारने के लिए उस पर लाठी से वार कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर प्रवीण आकर सबसे कहता है, रुक जाओ, उस शेर को मत मारो, सारी गलती मेरी ही है। मैं ही उस शेर की खोज में निकला था और मैंने ही उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसके चलते शेर ने स्वयं की आत्मरक्षा करने के लिए मुझ पर हमला कर दिया। मैं बहुत दिनों तक इसलिए शांत था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मुखिया जी मुझे सजा न दे दे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी बेजुबान जानवर की ऐसी दर्दनाक मौत हो, वो भी बिना गलती किए। प्रवीण की बात सुनकर और विनय के समझाने की कोशिश देखकर गांव वालों को उनकी गलती का एहसास हो जाता है, और गांव वाले शेर को खुशी खुशी जंगल में छोड़ आते हैं। जिसके बाद गांव के लोग प्रवीण को सही समय पर सच बोलने की वजह से माफ कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर जंगल और गांव के बीच में एक दीवार बनवा देते हैं, जिससे कि शेर और गांव वाले सुख चैन से रह सकें। कहानी से सीख। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जिस तरह इंसान गलत लोगों से अपनी आत्मरक्षा करता है, ठीक उसी तरह जानवर भी अपनी आत्मरक्षा करने के लिए दूसरों पर हमला करते हैं। इस दुनिया पर जितना हक इंसानों का है, उतना ही हक जानवरों का भी है। प्रकृति सबके लिए एक समान है।